होता है क्या कि ललटेन में दबाते हैं, पंजा में छपा दबाते हैं, चल जाता है क्या किस में, कमल में। तो ये बहुत बड़ा सवाल है ज्ञानेश जी आप पर, क्यों कि बैलेट पेपर से दुनिया भर जो विकसित देश जो है बैलेट पेपर से ही क्यों चुनाव करवाती है, क्यों उन्होंने ईवीएम मशीन जो है उसको छोड़ दिया। जर्मनी में क्यों टोटल बैन है, कंप्लीट। न्यूयॉर्क में जोहान मेमदानी जो है, ठीक है, सब्जेक्ट में कहे कि तुम कहती हो विकास के नाम पर कि तुम जब जीतोगी, अब तो जीतिए गई हो ज्ञानेश बाबू के कृपा से, कि अली नगर का नाम तुम जानकी नगर कर दोगी। तो तुम अपना नाम मैथिली नहीं करके मैथनली कर दो। 2 मिनट का काम है ना किसी भी लिस्ट को जारी करना, तो आप लिस्ट को जारी नहीं करते हैं, किसका नाम आपने काटा, क्योंकि आपके मन में चोर है। किन लोगों, नए लोगों को आपने जोड़ा वो भी आप नहीं बताते हो। देखिए आपने मिलता है और एब्सोल्यूट पावर पूरी तरीके से करप्ट कर देता है। मुझे भी एब्सोल्यूट पावर आ जाए तो मुझे भी करप्शन का एक लालच आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये ज्ञानेश बाबू, वो बैठे हुए इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो जो कांग्रेस प्रशासित जो भी राज्य है वहाँ पर ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हवाला दे करके वहाँ पर नहीं करने देते हैं ऐसी चीज़ों को। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं शैली विनोद, जो कि एक शिक्षाविद हैं, कांग्रेस के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। इनसे हम आज बातचीत करेंगे उन सभी तमाम मुद्दों पर जहाँ पे कांग्रेस को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन को भी जो है कांग्रेस भी उसके साथ ही जुड़ी हुई है, तो जो है करारी शिकस्त का जो सामना यहाँ पे करना पड़ा, क्या कुछ कारण रहा और इसके बाद कांग्रेस की बिहार में क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे 5 साल में, काम करने का क्या शैली रहेगा, क्या एक तरीका रहेगा, क्या नज़रिया रहेगा लोगों के प्रति, इन सभी तमाम मुद्दों पर जो हम यहाँ पे इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी जी। कांग्रेस को देखा जाए तो इस बार मात्र 6 सीट पे पूरे बिहार में कांग्रेस जो है सिमट कर रह गई। जी, पहले तो मैंने आपको सुना कि आपने कहा कि कांग्रेस को करारी हार मिली है, या हम महागठबंधन जो है बहुत कम सीटों पे सिमट के रह गया। पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये कांग्रेस को हार नहीं मिली है, ये महागठबंधन का जो सीट है वो नहीं सिमटा है, ये प्योर वोट चोरी है। हमने पहले भी कहा था और हम आज भी इस पर उतना ही कन्विक्शन से कायम है। ये जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो अब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, कंप्लीट मोदी शाह के व्यक्ति बन चुके हैं। ये विपक्ष को जो है इनके रहते कभी भी विपक्ष नहीं आ सकता है, कहीं भी किसी भी स्टेट में। पहले इन्होंने हरियाणा में ये प्रयोग किया। ये देखिए 3-4 तरीके से चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, 3-4 तरफ से ये विपक्ष को घेरते हैं इनके पास। मैं दूसरे को भी यही बता रही हूँ, प्लान A B C D है, ये चारों तरफ से घेराव करते हैं। प्लान A में है इनका सबसे महत्वपूर्ण है EVM। ये EVM जो है हैकेबल है, इसको हैक किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। ईवीएम पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है आम जनता को, ठीक है, बहुत पहले से बात हो रही है। लेकिन फिर आम जनता इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है कहीं? क्योंकि हम लोग को मीडिया में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि आम जनता जो इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है या फिर विरोध कर रही है। देखिए आपको मैं ये बता दूं कि जहां पर जनता जो है गरीब है, 70% जहाँ लोग गरीब रहेंगे, ज़्यादातर गरीब है, कहीं पर भी दुनिया में जो क्रांति आई है गरीब लोग नहीं किए हैं, मिडिल क्लास लोग किए हैं। तो आप बिहार के बारे में अगर बात करें तो बिहार में अगर कोई गरीब है, कोई बहुत बड़ा स्लम है, आप यारपुर में जाइए, लोग बहुत गुस्सा है, मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं पटना के यारपुर स्लम से, छज्जूबाग स्लम से, और फिर कई कंस्टिट्यूएंसी से जो वंचित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, कई लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि दीदी ये परिणाम हो ही नहीं सकता था, ये तो चोरी है, ये ईवीएम से ऐसा कुछ होता है क्या कि ललटेन में दबाते हैं, पंजा में छपा दबाते हैं, चल जाता है क्या किस में, कमल में। तो ये बहुत बड़ा सवाल है ज्ञानेश जी आप पर कि अगर जनता के मन में शक भी उठा तो ये शक को दूर करना आपका काम है, ठीक है। और दुनिया में बैलेट पेपर से आप खुद सोचिए, मैं जनता को बता रही हूँ कि बैलेट पेपर से दुनिया भर जो विकसित देश जो है बैलेट पेपर से ही क्यों चुनाव करवाती है, क्यों उन्होंने ईवीएम मशीन जो है उसको छोड़ दिया। जर्मनी में क्यों टोटल बैन है, कंप्लीट
कंप्लीट। न्यूयॉर्क में जोहान मेमदानी जो हैं वो मेयर बने हैं, बैलेट पेपर के थ्रू बने हैं। अगर ईवीएम मशीन से वहाँ पे होता तो क्या वो जीत जाते जोहान मेमदानी? और मैसिव क्राउड वहाँ पर भी हो रहा था, मैसिव बहुत ज़बरदस्त क्राउड जो है महागठबंधन के पक्ष में था। एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग नाराज़ थे रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के, और जो तमाम मुद्दे हैं, क्राइम जो है बढ़ा हुआ है, और जो है एक अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। तो इसको लेकर के लोगों में भड़ास था, लोगों ने वोट किया। लेकिन ये ईवीएम मशीन का पहला कमाल है। दूसरा जो है इनकी बेईमानी, SIR, उसमें नाम अपने मन से काट देना। किन लोगों का काटा ये? अच्छा आप बताइए, आप खुद पत्रकार हैं, अभी डिजिटल वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है, 2 मिनट का काम है ना किसी भी लिस्ट को जारी करना। तो आप लिस्ट को जारी नहीं करते, किसका नाम आपने काटा? क्योंकि आपके मन में चोर है। किन लोगों, नए लोगों को आपने जोड़ा, वो भी आप नहीं बताते हो। देखिए, आप लेट मी फिनिश माय ये दिस थिंग, आप मुझे फिनिश करने दीजिए, मैं क्या बोल रही हूँ। फिर ये लोग क्या है, 10,000 रुपया जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद ये देते हैं। आज तक ऐसा नहीं होता रहा है। पहले अगर कांग्रेस की सरकार या दूसरी सरकारें ऐसा करती थी तो चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान लेता था और उस पर एक्शन लेता था और रोक भी देता था। अभी भी जो कांग्रेस प्रशासित जो भी राज्य हैं, अगर वो ऐसा करना चाहती है, मैं कह रही दूसरी पार्टी करप्ट नहीं होएंगी, ऐसा नहीं है, कोई दूध के दूल्हे नहीं होते हैं। इसीलिए तो बीच में एक वो होता है ना, इलेक्शन कमिश्नर जैसा जो कॉम्प्रोमाइज बॉडी नहीं है, वो जो सही रेफरी का काम करेगा, न्यूट्रल बॉडी होगा, न्यूट्रल होगा, जो आपने कहा। इसीलिए तो होता है, क्योंकि बेईमान मैं अगर सत्ता में आ जाऊं तो ये कहावत है ही जो बोला है कि पावर जो है करप्ट कर देता है और एब्सोल्यूट पावर पूरी तरीके से करप्ट कर देता है। मुझे भी एब्सोल्यूट पावर आ जाए तो मुझे भी करप्शन का एक लालच आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ज्ञानेश बाबू, वो बैठे हुए इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो जो कांग्रेस प्रशासित जो भी राज्य है, वहाँ पर ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हवाला दे करके वहाँ पर नहीं करने देते हैं ऐसी चीज़ों को, अगर कांग्रेस पार्टी करना चाहे। लेकिन बिहार में इलेक्शन चल रहा है आप देख रहे हैं ना, और इलेक्शन की घोषणा के कुछ 4 घंटे पहले ये पैसा देते हैं। तो दूसरा तो इनका ये हो गया, लालच देना, पैसा देना, और उन्हीं लोगों को इलेक्शन में लगा देना ड्यूटी पर, जीविका दीदी लोगों को। SIR भी है, EVM तो है ही है महत्वपूर्ण रूप से, और दूर दूर से ट्रेन में भर करके ये किसको ला रहे हैं? वोटर्स को ला रहे हैं, पटका पहना करके और उसका टिकट कटा करके। तो ये बिल्कुल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। वोट खरीदना है, आप बगल से भी जो है किसी को नहीं ला सकते हैं, कोई प्रत्याशी वोटर को। लेकिन यहाँ पे वोट चोरी की बात आपने कही, EVM हैक की बात आपने कही, ठीक है। तो यहाँ पे NDA के जो भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ये बात तभी करती है जब वो चुनाव हार जाती है। लेकिन जिस राज्य में उसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार या महागठबंधन की सरकार है, उनके नेता वहाँ है, या फिर जिस सीट से वो जीते हैं, वहाँ वोट चोरी नहीं हो रहा है। इसका जवाब, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत लोगों का यही क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब दे रही हूँ कि ये उन्हीं राज्यों में मैनिपुलेट कर पाते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी कर पाते हैं, जहाँ पर उनको नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति मिल जाते हैं। आप समझ रहे हैं? अब ये वैसे राज्य में जाए, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर ये बंगाल में चले जाते हैं और ममता बनर्जी इनको मिलती हैं, ममता बनर्जी इनसे मिल जाती हैं, तो वहाँ पर ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा। ये खेल भी आराम से खेलेंगे और जीत भी जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी का इनसे मिलना ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ नीतीश कुमार जी जो हैं वही मिल गए, जो यहाँ पर जो बैठा हुआ है, जिसको नज़र रखना था, मुख्यमंत्री अगर इनसे मिल गया तो SIR करना बहुत आसान हो गया, उसका कोई विरोध ही नहीं हुआ। ये जो चीज़ भी करना चाहते थे नीतीश जी के पीठ पर कर लिए, उनके चेहरा पर कर लिए। नीतीश जी को भी ये धोखा देंगे, नीतीश जी को भी ये एकनाथ शिंदे बनाएंगे, इनकी पार्टी को भी तोड़ेंगे। इनका यही है, इनमें इथिक्स कुछ नहीं है। देखिए लोगों के, मैं बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ। बच्चे ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इथिक्स नहीं होता है, मॉरल कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स में भी मॉरल एथिक्स सब होता है। महात्मा गांधी इसके उदाहरण हैं। ये इन्होंने क्या किया है, भाजपा ने ये इथिक्स को, मॉरल को, नैतिक चीज़ों को बिल्कुल ताक पे रख दिया है। समझ रहे हैं आप? ये बिल्कुल बेशरम बदमाश लोग हैं, मैं बोलती हूँ बदमाश लोग हैं ये इसीलिए इन्होंने, बताइए इन्होंने, और मैं ज्ञानेश जी, सबसे बड़ा दोस्त ज्ञानेश जी का है, जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, उसको थोड़ी पिट्ठू बनना था। किस चीज़ का लालच है ज्ञानेश जी आपको?
क्या आप कुछ गवर्नर बनना चाहते हैं? अब क्या चाहिए आपको? आपने तो आप चाहिए या नहीं चाहिए, आपने आईएएस जो क्लास है उसको बहुत बदनाम कर दिया। और अगर आप तक ये खबर नहीं जा रही होगी तो ये खबर जाए कि जो आपकी बिरादरी है, जो पुराने लोग हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लेट डाउन महसूस कर रहे हैं, निराश महसूस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनके चेहरा पर ही एक तमाचा लगा है। क्योंकि ईवीएम मशीन पर क्वेश्चन भी उठना जो है ना, उसी में उनको ये करना चाहिए था। जो हमारे ज्ञानेश जी हैं उनको कहना चाहिए था कि ठीक है, हम संज्ञान लेंगे, हम देखेंगे। और क्या कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को वो बुली कर रहे हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने पूरा पर्दाफाश किया, तभी तो एक लड़की शैली विनोद बैठ करके वोट चोरी पर बात कर रही है। उनको धन्यवाद करना चाहिए था और उनको बुला करके उनसे बात करना चाहिए था। उन्होंने जो पूरा खुलासा किया हरियाणा पर 22 लाख जो वोट आने का नया 25 लाख, तो उनको आपको क्या लगता है, उनको बुलाना चाहिए था ना अपने ऑफिस में कि भाई बताओ, ठीक है तुम्हारा ये आरोप गलत है, तो क्या है, देखूं क्या डॉक्यूमेंट है। इन्होंने देखा भी नहीं। इसके लिए आपको बताती हूँ कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हैं, बड़े बड़े IITN हैं, पुराने जो प्रशासन में रहे हैं, आईएएस आईपीएस, उन्होंने मिल करके 2019 में ईवीएम कैसे हैक किया जा सकता है, टैंपर किया जा सकता है, इस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया है। तो ज्ञानेश बाबू को क्या इनसे नहीं मिलना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? ये एक प्रावधान ये भी है कि अगर आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, उस पर संदेह है, या जो भी चुनाव हुआ है गिनती हुई उस पर संदेह है, तो आप उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास पूरी सबूत होनी चाहिए उस चीज़ की। और आपने बोला कि उस चीज़ का सबूत है, तो फिर अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक बात बताइए कि हम आपके घर आते हैं और आपके घर में एक रूम हम लेने लग जाते हैं, सबसे पहले आप क्या करिएगा ये बताइए हमको? कि आप पुलिस के पास भागिएगा, हमको बोलिए करें निकलिए महाराज, सबको मुहल्ला कुछ डालिएगा? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर हम जाएं अदालत में, घिसटते रहे और आप सरकार बनाते रहिए कि वो मामला वहाँ पर घिसट रहा है कोर्ट में। आप समझ रहे हैं, सारी जो बॉडी है इनकी हो गई है, ये सबको यही नियुक्त कर रहे हैं। आप समझ रहे हो क्यों एक समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति एक मजबूत विपक्ष चाहता है कि विपक्ष खत्म नहीं हो? क्योंकि आप जो चाहिएगा वही करिए। आप समझ रहे हो, आप 400 से पार। तो एक भाजपा का समर्थक बोलेगा वाह वाह मज़ा आ गया, लेकिन एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो समझदार है, वो कभी नहीं चाहेगा ये। वो भाजपा का समर्थक है फिर भी। क्यों? क्योंकि वो वही चीज़ तो आपको डिक्टेटर बना देगी। सब जगह आप अपने आदमी को बिठा देंगे। तो जब आप पंचायती, आपके घर में हम लोग दोनों का ज़मीन है मान लीजिए, ठीक है, हम लोग दोनों का झगड़ा सुलह नहीं हो पा रहा है, तो आप किसको बुलाइएगा? अपने ही मम्मी से बुला करके आप सुलह करवाइएगा कि कोई न्यूट्रल आदमी को बुला करके करवाइएगा? वही ना सही पंचायती करेगा। जो चाचा आपके पक्ष में है वो चाचा आपके पक्ष में कर देगा ना, कि भतीजवा को कर देते हैं, ये ज़मीन तुम्हारा ही है, वो तो हमको नहीं करेगा। लेकिन आप कोई न्यूट्रल आदमी को बुलाइएगा। इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर जैसी चीज़ और इलेक्शन कमीशन जैसी एक जो है ना वो बॉडी बनी हुई है कि जो न्यूट्रल रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी है ना, आईएएस जो क्लास अगर ये चाल ले तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये इनका क्या है, मोदी जी का और शाह जी का काम करने का स्टाइल, कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, कि मेरे प्रति कमिटेड हो जाए। इनके प्रति कमिटेड नहीं होना था ब्यूरोक्रेसी को, आईएएस को, आईपीएस को, जो भी लोग हैं। तो ये हो गया है कि न्यूट्रल, जो आपने सवाल उठाया और एक और पत्रकार भाई ने, कि न्यूट्रल नहीं रह पाए ये, समझ गए? अभी ज्ञानेश जी चाह लें तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि शायद ज्ञानेश जी को भी पता नहीं है क्या कि वो हैकेबल है या हैक हो रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। नहीं, मैं कह रही हूँ ज्ञानेश जी को सब पता है, वही मेन विलेन है ज्ञानेश जी। और ये जो तीनों हैं, ज्ञानेश जी हैं और दो का भी मुझे तुरंत से नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो दोनों हैं, ये विलन है, मेन विलन है। देखिए, कहा जा रहा है, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग मजाकिया अंदाज में कर रहे हैं कि एक जो थे प्रत्याशी, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने महागठबंधन को या फिर आरजेडी को कहा सरकार नहीं आएगी, 25 सीट पे ही सिमट जाएंगे। लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका भी श्राप लगा है। देखिए, जब कोई पार्टी, ये पार्टी हारी नहीं है, मैं कह रही हूँ कि ये पार्टी ये बेईमानी का हार है। ये हम हारे नहीं हैं, हम इतने सीट पे नहीं हार सकते हैं, जो मर्जी जिसको कुछ बोलना हो। तो जब ऐसी बातें, जब कोई बहुत मुश्किल में होता है, जैसे कि जब मुझे मार लगा हुआ है तो 10 और लोग मारने वाले तैयार रहते हैं। गांव में एक कहावत है कि गेहूँ उसी को मिलता है जिसके यहाँ गेहूँ सूखता है। अच्छा, रोहिणी आचार्य के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं रोहिणी आचार्य क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य, और दोनों जो हैं भाई बहन, दोनों अपने ही परिवार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो है पहले तेज प्रताप यादव को
घर से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाल दिया गया, चप्पल से उनको मारने के लिए जो है प्रयास किया कि चप्पल से उनको मारने का प्रयास किया गया उनके ही घर में। देखिए, मुझे ये मैं बहुत अच्छे से तो फॉलो नहीं कर रही हूँ ये इन सारी चीज़ों को, लेकिन जब ऐसा होता है कि जब आप पिटे हुए होते हो ना तो 100 लोग और पीटने के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि इतना हम लोगों के साथ इतना बेईमानी हुआ है, चुनाव आयोग ने किया है, तो उस घर में थोड़ी सी टेंशन तो होगी। लेकिन अब मीडिया वाले इस चीज़ को क्यों इतना हवा दे रहे हैं? आप ये इतना हर व्यक्ति, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। मैं कह रही हूँ ऐसा कोई घर नहीं बचा है, आपका घर हो, मेरा घर हो, उनका घर हो, लेकिन जो लड़ाइयाँ घर से बाहर आ गई थी तब मीडिया वालों उनके घर पे जाके किसी ने कवरेज नहीं किया था। वो घर से पे बाहर आई एयरपोर्ट पे, उन्होंने खुद से बयान दिया है कि रोहिणी जैसी बेटी किसी के घर में ना हो। जो है संजय यादव से पूछिए आप लोग जाके, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं यही कहूँगी कि इट इज़ इमेच्योर, ये अपरिपक्व है। घर से बाहर आना, मीडिया वालों से घर की बात, मीडिया वाले तो एयरपोर्ट पे ही मिले हैं उनसे। हाँ ठीक है, तो वो ये अपरिपक्व उनका जो है बिहेवियर है। मैं कहूँगी एज ए बहन उनकी कि आपको घर की बात घर में ही रखो। और बहुत बड़ी बात भी नहीं, जो मीडिया जो बाद में इतना चारों तरफ उसी चीज़ को मेन के रूप में चला रहे हैं। आप बताइए ना कि भाई हमारे चाचा। दूसरी बात कि उनके पोस्ट से भी जो है, क्योंकि अगर वो पोस्ट नहीं करती, मामला घर के अंदर ही रह जाता तो और किसी को नहीं पता चलता। देखिए, जो जितना नाम वाला है, वही बदनाम होगा। इसका उत्तर यही है कि हमारे बारे में मैं घर से बाहर निकलूंगी और मैं हल्ला करूंगी कि देखो ना मेरे साथ क्या हो गया है, तो आप तो कवर नहीं करिएगा। अब थोड़ा बहुत कवर कर भी लीजिए, नीतीश चाचा हम बन गए हैं तो। लेकिन जो नाम वाला होता है उसी का बदनाम होता है, उससे कोई नहीं बचता है पॉलिटिक्स में। ठीक है ना, आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी, कोई नहीं बचे। अच्छा, सुना है आप नीतीश कुमार की मिमिक्री भी करते हैं, कुछ हमारे दर्शक को ही सुनाइए। हम एक बात बताना चाहते हैं, अपना छोटकी बेटियाँ नहीं है मैथिली, उसको हम बोलना चाहते हैं कि आए बेटा, तू मैथ नहीं ली थी का सब्जेक्ट में? काहे कि तुम कहती हो विकास के नाम पर कि तुम जब जीतोगी, अब तो जीतिए गई हो ज्ञानेश बाबू के कृपा से, कि अली नगर का नाम तुम जानकी नगर कर दोगी, तो तुम अपना नाम मैथिली नहीं करके मैथ न ली कर दो। काहे कि जो मैथ नहीं लेता है ना, उसका भी तर्क वितर्क इतना ही ज़बरदस्त रहता है। चलिए देखिए, तो सुना आपने कि क्या कुछ जो है इनका कहना है। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, जो भी अभी बिहार में चल रहा है, जो भी बिहार की सियासत में हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।